Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education Today Daily Hindi News and Editorial Analysis of 5th of फरवरी 2026। तो दोस्तों आज 5 फरवरी 2026 और डे है थर्सडे। आज हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि आज का सेशन छोटा होने वाला, बट जो भी आर्टिकल है आज हमारे न्यूज़पेपर में बहुत ही रेलिवेंट है। छोटा सा सेशन होगा, बहुत ही मीनिंगफुल सेशन होगा। ओके, बट हमारा आज का पहला आर्टिकल है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में मल्टीपल ट्राइब्स होते हैं, बहुत ट्राइब में डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। तो उन सब ट्राइब्स के बीच में एक ट्राइब्स आता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स 6। ये क्या मांग कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की मांग कर रही है, संवैधानिक मान्यता की मांग कर रहे हैं। किस चीज़ लिए? फॉर सेपरेट सेंसस एंट्री, जो हमारा जनगणना होने वाला तो उसमें एक संवैधानिक मान्यता की मांग कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की मांग कर रही है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। ये अब इस ट्राइब्स का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सेपरेट संवैधानिक मान्यता की मांग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं अभी। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस इन न्यूज आवर बैकग्राउंड। हमारे आर्टिकल का बैकग्राउंड है कि विमुक्ति जनजातियां संवैधानिक मान्यता और जनगणना में अलग प्रविष्टि की मांग कर रही है। देखो, ये ऐसा ट्राइब्स है ना जो कि अगर इस ट्राइब में बच्चे अगर जन्म लेते थे तो वो जन्म लेने के साथ ही वो आतंकवादी घोषित हो जाते थे, क्रिमिनल घोषित हो जाते थे, ठीक है, कि वो ट्राइब्स क्रिमिनल के लिए ही जाना जाता है। तो उन सब चीज़ों ने बहुत ही स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन सब चीज़ों को हटाया। बट अभी इन सब ट्राइब्स को बारे में अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा समाचार में क्या कहता है कि ये समाचार बताता है कि विमुक्ति जनजाति है, जो जिसको हम कह रहे हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये घुमंतु होती है, ठीक है। क्या होती है? घुमंतु होती है। और अर्ध घुमंतु जनजातियों, क्योंकि औपचारिक संवैधानिक मान्यता और जनगणना जो हमारे 2027 में होने वाला अलग अलग कॉलम की मांग कर रही है। अब क्या जनगणना में अपनी संवैधानिक मान्यता क्या मांग कर रहा है? उनका तर्क है किस तर्क पे, किस बिहाफ पे वो मांग कर रहा है। तो उनका तर्क है कि दशकों से गलत वर्गीकरण प्रक्रिया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इन टाइप में अगर बच्चे जन्म लेते थे तो उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया था जन्म के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये ट्राइब जो है ना हमारे, ये कॉलोनियल इंडिया जो कि औपनिवेशिक भारत है, उसी टाइम से इस ट्राइब को ये क्रिमिनल ट्राइब का एक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो उन्हें अदृश्य बनाए रखा और कल्याण योजनाओं से बाहर रखा। जो वेलफेयर स्कीम होती है ट्राइब्स को लेकर, सरकार स्पेशल एक्ट बनता है, ट्राइब्स एक्ट, ट्राइब्स ट्रिब्यूनल बनता है। तो उन सब जिसमें वेलफेयर योजनाएं होती है, वेलफेयर स्कीम होती है, तो उन सब योजनाओं से ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स अभी भी बाहर था, ठीक है। तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ कौन है? अब इसके बारे में देखते हैं ये कौन है। देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1871 में ब्रिटिश शासन ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। क्या? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, कि इस ट्राइब्स के अंदर में आने वाले जितने भी होते हैं वो सारे क्रिमिनल्स ही होते हैं, ठीक है। जिसके तहत कई समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया जाता था। जन्म से ही, जैसा जन्म हुआ तो वो समझो अपराधी बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा घोषित कर दिया जाता था इस ट्राइब्स के बारे में। बट इस कानून के तहत पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन पर निगरानी, आवाजाही पर प्रतिबंध और सामाजिक कल्याण लगाया गया, ठीक है। यह कानून कब एंड होता है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 1947 में। उसके बाद 1952 में इस कानून को रद्द किया जाता है, जो कि 1871 में ब्रिटिश द्वारा लगाया गया था। इसके बाद उन समुदायों को विमुक्त किया गया, ठीक है, इसीलिए इसका डिनोटिफाइड ट्राइब्स नाम रख दिया, विमुक्ति घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, ठीक है। वास्तविकता क्या है कानूनी रूप से, कि कानून हटने के बावजूद भी सामाजिक कलंक, गरीबी, बहिष्कार समाप्त नहीं हुआ। वास्तविकता ये है इस ट्राइब्स को लेके, ठीक है, कि 1952 में तो ये 1871 वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हट गया, ठीक है। बट हटने के बाद भी ये सोशल कलंक, जो सामाजिक कलंक होता है, फिर गरीबी, पॉवर्टी, बहिष्कार समाप्त, ये सब समाप्त नहीं हुआ, ये सब एज इट इज़ कंटिन्यू रहा। तो इसी को लेके आज डिनोटिफाइड ट्राइब से मांग कर रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए फॉर सेपरेट सेंसस एंट्री के लिए। ओके, बट वो तो हो गया ट्राइब्स के बैकग्राउंड के बारे में, कि वो ट्राइब्स कौन थे, कहाँ से थे, उस ट्राइब को क्या डेजिग्नेशन दे दिया गया था, और वो ट्राइब्स क्या मांग कर रही थी, दी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स का उसको दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें आज की मूल समस्या क्या इस ट्राइब्स को लेके। देखो, गलत वर्गीकरण और अदृश्यता।
वर्तमान में डीएनटीएस वही डी नोटिफाइड ट्राइब्स को अधिकांश एससी, एसटी या ओबीसी सूचियों में मिला दिया गया है, जिससे कि वो ट्राइब मांग कर रहा है कि एससी एसटी में जब से ये चीज़ लागू किया गया, एससी एसटी को ये संरक्षित किया गया, उसको आरक्षण दिया गया, ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ये सब छोटे कास्ट को, तो हुआ क्या कि एससी एसटी और ओबीसी ये सब अभी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसी ग्रुप में ट्रिब्यूनल ट्राइब्स जो हमारा डीएनटीएस डी नोटिफाइड ट्राइब्स को इसी ग्रुप में रख दिया। तो उसका मांग है कि इस ग्रुप से बाहर निकाल के हमें एक सेपरेट ग्रुप दे दो। ठीक है, देखो इन तीनों सूचियों से बाहर है। यह समस्या एसटी ओबीसी समूहों के भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। किस चीज़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं? देखो, अत्यधिक हास्यीकरण, घुमंतु जीवन शैली, दस्तावेजों और जाति प्रमाण पत्रों की कमी के कारण। ठीक है, अतः उनकी वास्तविक संख्या अज्ञात है। मतलब वास्तविक संख्या अज्ञात मतलब कहने का मतलब उनको पता ही नहीं लग पाता है कि हमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स कितनी है, कितनी संख्या में है, क्योंकि वो तो घूमते ही रहते हैं। उसका एक जगह कहीं बसेरा होगा तब ना क्या कहते हैं वहाँ का वो डोमिसाइल बनवाएंगे, वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, तब ना उसको पता चलेगा कि क्या है इस ट्राइब्स में कितना है। ठीक है, तब उस तरह से सरकार उसमें वेलफेयर स्कीम लाएगी। ओके, तो अभी जैसे डीएनटीएस की संख्या बताया गया है, केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ है घुमंतु। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश की बात करेगा किया गया यहाँ पे। ओके, तो हमारा पहला आर्टिकल होता है ख़त्म। हम अब दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अब सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल हमारा क्या था न्यूज़पेपर का कि इंडिया गेट रामसर टैग फॉर 2 वेटलैंड पीएम मोदी लैंड्स ऑफ एफर्ट्स। देखो क्या कह रहा है कि रामसर साइट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, रामसर साइट्स और वेटलैंड, इन दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्या है खबर कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले भारत ने 2 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा। इससे रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और वेटलैंड जो कि जिसको बचाया जा रहा है, इसके संरक्षण, अभी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखना है। इसके संरक्षण आर्द्रभूमि प्रति भारत प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। रामसर प्रतिबद्धता, देखो रामसर प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। रामसर साइट्स की दर्जा उन आर्द्रभूमियों की दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो। मतलब रामसर साइट्स हम उसको ये नोटिस करेंगे या तो उसको रामसर साइट्स का हम टैग देंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता हो, उसको इंटरनेशनल लेवल पे दर्जा मिला हुआ हो। ठीक है, उसको हम रामसर साइट्स में घोषित करेंगे। विशेषकर जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए रामसर साइट्स में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं टाइम पे। ठीक है, और बहुत सारे जैव विविधता देखने को मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वैसा अगर कोई जगह हो, जैसा अगर वेटलैंड हो, तो उसको हम रामसर टैग का दर्जा देंगे। ओके, देखो हम पढ़ते हैं अब रामसर स्थल क्या होता है। देखो रामसर स्थल जो होता है रामसर कन्वेंशन के द्वारा 1971 के अंतर्गत घोषित किया गया था कि रामसर स्थल बनना चाहिए। उद्देश्य क्या था इसका? आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब ऐसा कोई क्या कहते हैं स्थल नहीं होगा जिसका अत्यधिक दोहन होगा, जिसके कारण प्रवासी पक्षियों को संकटग्रस्त का सामना करना पड़ेगा, संकटग्रस्त इंडेंजर स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो रामसर स्थल का महत्व क्या था? जैव विविधता का संरक्षण होता है। अगर किसी चीज़ को किसी जगह को रामसर साइट्स का टैग दे दिया गया, उसका मतलब समझ लो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी का अपने कंजर्वेशन होना शुरू हो जाएगा। बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण, जलवायु विनियमन और आजीविका जैसे मत्स्य पालन और कृषि को बढ़ावा। ठीक है, अब 2-3 एग्जाम्पल देखने में हम रामसर साइट्स का पहला एग्जाम्पल पटना पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। पारिस्थितिकी विशेषता इसमें क्या है? इसमें शामिल है मीठे पानी की दलदली भूमि और वन क्षेत्र शामिल है, घास के मैदान शामिल है इसमें। तो इन सब चीज़ों का जो यूनिक सब चीज़ है, मीठे पानी की दलदली भूमि, ये सब जो यूनिक चीज़ है, वन क्षेत्र है, घास का मैदान है, चारों ओर कृषि परिदृश्य से घिरा हुआ, ये विविधता पारितंत्र मिलकर बनता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम रामसर साइट्स घोषित किए किसको? पटना पक्षी अभयारण्य को, जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, हमारा दूसरा रामसर साइट्स था छारी खंड आर्द्र भूमि। ठीक है, ये कहाँ है? हमारा कच्छ के गुजरात में, गुजरात स्टेट के कच्छ में। ये प्रकार किस तरह का रामसर साइट्स है? मौसमी खारी आर्द्र भूमि के लिए जाना जाता है। इसका महत्व क्या है? प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आवास, मतलब जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसका शीतकालीन ठंडे दिनों में उसका आवास यहाँ होता है। कहाँ पे? छारी खंड आर्द्र भूमि में। ठीक है, ये वेटलैंड में। तो इसको हम रामसर साइट्स में टैग दे दिए। प्रमुख प्रजातियाँ यहाँ कौन को मिलेगा? ये सोसिएबल लैपविंग अत्यंत संकटग्रस्त में, कॉमन पोचार्ड संकटग्रस्त में, और कॉमन क्रेन। ठीक है, ये सब प्रजाति मिलेगा कहाँ? छारीखंड आर्द्र भूमि में, जो कि कहाँ है? गुजरात के कच्छ में।
ठीक है। और यहाँ पे महत्व क्यों ये क्षारीय खंड आर्द्रभूमि महत्व क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन आवास आता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा 2 आर्टिकल था आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये दोनों। और आई होप कि आर्टिकल समझ में आया होगा आज का लेक्चर। बट अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन।